संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर फिर से उपस्थित हो गया हूँ नेताजी का चश्मा चैप्टर लेकर के कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए। आप सभी ICSE बोर्ड से एफिलेटेड सिलेबस में नेताजी का चश्मा, जो कि कक्षा 9 में भी पूछा जाता है और कक्षा 10 में भी पूछा जाता है, इससे संबंधित लेखक का परिचय, कहानी का सार, उद्देश्य और प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के आपका चैप्टर में जो सवाल पूछे जाएंगे, जिस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, हम उन पर चर्चा करते चलेंगे। तो सीधा चैप्टर पर पहुंचते हैं। चैप्टर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि जो नेताजी का चश्मा चैप्टर है, इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। कौन है भैया? रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। हम थोड़ा सा स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, हो सकता है परीक्षा में कहीं ना कहीं से सवाल ऐसा पूछ ले। उसका कारण ये है कि जो 2025 का क्वेश्चन पेपर था, 24 और 25 की बात कर लेते हैं, तो इसमें कबीर दास जी के बारे में उसने थोड़ा सा उनके परिचय से पूछ लिया था। हमें जानकारी होनी चाहिए सामान्य परिचय में के बारे में। चलिए बात करते हैं सीधा चैप्टर पर। आप देखेंगे लेखक का संक्षिप्त परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी को 1947 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था इनका जन्म। इनका जो पैतृक घर था, पैतृक घर यानी कि पुश्तैनी घर जिसको आप कहते हैं, जहाँ इनके पूर्वज रहा करते थे, वो अजमेर में था, वो है राजस्थान में पड़ता है। इंदौर में इनका ननिहाल हुआ करता था और इनके नाना जी थे वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। 1962 ईस्वी में इन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 66 ईस्वी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। जीविकोपार्जन यानी कि व्यवसाय करने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से 1967 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि भारतीय नौसेना में प्रवेश ले लिया था और 1968 से 69 ईस्वी तक जयंती शिपिंग कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इन सब में, ये दो ऐसी कंपनियां हैं। कौन सी कंपनी की बात कर लेते हैं? तो 1900 कहाँ से 1968 और 1969 ईस्वी की बात कर लें। इस बीच में जयंती शिपिंग कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इनमें शोर फिटर के रूप में इन्होंने काम किया। सन 1970 ईस्वी में भारतीय डाक तार विभाग में रिपीटर स्टेशन असिस्टेंट के पद पर इन्होंने काम किया और लंबे समय तक ये काम करते रहे। सन 1983 ईस्वी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में राजभाषा के अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया था और 2002 की बात करें तो वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, यानी कि खुद से रिटायरमेंट ले लिया था। और नौकरी करते ही उसी बीच के थोड़ा सा पीछे जाके बात करेंगे तो 1974 ईस्वी की बात करें तो उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से BA किया था और 1980 ईस्वी में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी नौकरी के दौरान ही। और 1982 में मोहनलाल सुखालिया विश्वविद्यालय उदयपुर से PhD भी प्राप्त कर ली थी। फिर क्या किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, कहाँ से? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 2002 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। कहाँ थे उस समय? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में राजभाषा के अधिकारी हुआ करते थे, तो सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके बाद में 2004 ईस्वी में भावी निवास के लिए माने भविष्य में हम कहाँ जाकर के रहेंगे, तो सेवानिवृत्त होने के बाद ये कहाँ चले गए? भोपाल आ गए थे और भोपाल में वहीं मतलब अंत तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक भोपाल में रहे। और 28 दिसंबर की बात करेंगे 2019 की बात करें, 28 दिसंबर 2019 ईस्वी को एक इनको बहुत भयानक बीमारी हो गई थी, कर्कट रोग इसको कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? कर्कट रोग। अब कर्कट रोग क्या होता है? तो कर्कट रोग एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जिसमें सेल्स बढ़ने लगती हैं, है ना, और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को प्रभावित करती हैं।
तो एक प्रकार का ट्यूमर टाइप हो जाता है, जो कि लाइलाज बीमारी की श्रेणी में आता है, और इस तरीके से इनका गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो कहानी संग्रह देखेंगे, मात्रा और भार 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? तो लोक संपर्क प्रकाशन ने इसका प्रकाशन जयपुर से किया था। बात करेंगे सूरज कब निकलेगा, कहानी संग्रह है 1981 ईस्वी में संस्थान नई दिल्ली नई दिल्ली प्रकाशन संस्थान ने इसका पब्लिकेशन कराया था। और आसमा कैसे कैसे, ये कहानी संग्रह है 1982 ईस्वी में, इसे भी नई दिल्ली प्रकाशन संस्थान ने करवाया था। अगली किताब नामक एक रचना है, कहानी संग्रह है, किसकी बात कर रहे हैं? हम स्वयं प्रकाश जी की बात कर रहे हैं। ये 1988 ईस्वी में परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। आएंगे अच्छे दिन भी 1991 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई आदमी जात का आदमी 1994 ईस्वी, बड़ी अच्छी रचना मानी जाती है ये। किताब घर प्रकाशन से नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी ये रचना। नाटक की बात करें तो फिनिक्स 1980 ईस्वी में धरती प्रकाशन बीकानेर से प्रकाशित हुआ था, और इसके बाद फिर से इसी रचना को 2016 ईस्वी में संभव प्रकाशन कैथल हरियाणा ने प्रकाशित किया था। आगे बात करेंगे उपन्यास जलते जहाज पर, ये उपन्यास है 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन की बात करते हैं तो प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली था। ज्योति रथ के सारथी 1987 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई, धरती प्रकाशन बीकानेर से। उत्तर जीवन कथा 1993 परिमल प्रकाशन इलाहाबाद। बीच में विनय 1994 ईस्वी राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था। ईंधन की बात करेंगे 2004 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका, और वाणी प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। स्वांतः दुखाय, जो स्वांतः दुखाय निबंध है 1983 ईस्वी में लिखा गया। ये कृष्णा ब्रदर्स अजमेर के द्वारा पब्लिश्ड हुआ था। दूसरा पहलू 1990 ईस्वी में परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था। रंगशाला में एक दोपहर 2002 में सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा इसका पब्लिकेशन हुआ। एक कहानीकार के नोटबुक बुक की बात कर लेते हैं तो 2010 ईस्वी में पब्लिकेशन हुआ था इसका, अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद से। क्या आप सांप्रदायिक हैं, एक बहुत अच्छा निबंध है, 2011 में पब्लिश्ड हुआ था। आस्था प्रकाशन उदयपुर से। रेखा चित्रों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और देखिएगा हम सफरनामा 2000 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? जयपुर से प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसके बाद इसको और परिवर्धित यानी कि संस्कृत किया गया, सुधारा गया, तब इसका प्रकाशन हुआ था अंतिका प्रकाशन के द्वारा गाजियाबाद से, और 2010 में ये प्रकाशन हुआ था। स्लाइड्स समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कहानी की मुख्य विषय वस्तु पर, यानी कि इस कहानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेखक के परिचय के बाद हम लोग बात करेंगे कहानी के सार के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी का सारांश, कहानी कौन सी है हम जो पढ़ रहे हैं, ये कहानी है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी लेकर हम लोग आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। नेताजी का चश्मा हम लोगों ने पढ़ा है स्वयं प्रकाश जी के जीवन वृत्त के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। इस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार मूर्ति देखा तो लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बनवाया होगा। मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार में लग गया होगा, एक दूसरे से बात करते हुए कि भाई बनवाना है, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, है ना। इस मूर्ति को जल्दबाजी में बनवाया गया होगा, जब समय नहीं बचा होगा और समय नज़दीक आ गया होगा कि भैया इतने समय में कहा गया था काम करने के लिए, तो जल्दबाजी में बनवाया गया होगा। लेखक कहते हैं कि मूर्ति की यह विशेषता थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब जब अगली बार उस चौराहे पर से गुजरे तो उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस बार मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था।
हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। पान वाले ने बताया कि कैप्टन इस चश्मे को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक होगा या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। एक तो कैप्टन नाम है, ऊपर से नेताजी के प्रति उसके मन में जो वो विचार हैं, जो भाव हैं, जो देशभक्ति की भावना है, वो उन्होंने सोचा कि कैप्टन में यूं ही नहीं आई होगी, है ना, कहीं ना कहीं वो नेताजी से जुड़ा रहा होगा। तो जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी वक्त हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। वह घूम घूम कर चश्मे बेचता है, यानी कि उसकी कोई निश्चित दुकान नहीं है। अगर कोई ग्राहक मूर्ति के फ्रेम जैसा चश्मा मांगता है तो कैप्टन मूर्ति के फ्रेम से चश्मे को उतार कर उसे दे देता है, मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। पान वाले से हालदार साहब को यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हलदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते हुए देखते रहे। एक दिन जब हलदार साहब उस कस्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ये लिखना यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगली बार भी उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। इस बारे में पान वाले से पूछने पर पान वाले ने बताया, यहाँ वाले होगा पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब का यह सोचकर बड़ा मन व्यथित हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। अगली बार हालदार साहब ने सोचा कि इस बार मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी नज़र मूर्ति की तरफ पड़ ही गई, क्योंकि वह आदत से मजबूर थे। जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो गए कि बड़ों के साथ बच्चों में भी देशभक्ति का भाव भरा हुआ है। तो ये आपकी कहानी थी, कहानी का सारांश था। यहाँ से सवाल एक बहुत बढ़िया बनेगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा देखकर किसने किससे क्या पूछा और किसके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, है ना। तो नेताजी की मूर्ति पर किसने चश्मा देखा? हलदार साहब ने देखा, है ना। क्या देखा पूछो तो चश्मा देखा, चश्मा लगा हुआ देखा, तो और वो भी असली चश्मा लगा हुआ देखा। तो हलदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इनका चश्मा मूर्ति पर बना हुआ पहले से पत्थर का चश्मा क्यों नहीं है, संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं है। और उन्होंने इस बात के लिए पान वाले से सवाल किया कि इनका मूर्ति का जो चश्मा था संगमरमर वाला पत्थर वाला चश्मा क्यों नहीं है और इस पर असली चश्मा कौन लगाता है। जिस पर पान वाले ने उनको उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया कि यहाँ कैप्टन चश्मे वाला है जो चश्मे बेचता है, और उसने ही चूंकि मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया था, इसलिए उसने वह चूंकि नेताजी को बिना चश्मे के पसंद नहीं करता है, इसलिए वह चश्मा लगा दिया करता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी का प्रमुख उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयासों का भी सम्मान करने के लिए प्रेरित करना है। भाई अगर देशभक्ति की भावना को किसी में बढ़ाना है, प्रेरित करना है तो उसके लिए छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए। अगर कोई कर रहा है छोटे छोटे काम तो उनको भाई बढ़ावा देना चाहिए, आप अच्छा कर रहे हो। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, ये भी एक उद्देश्य है इस बात कहानी का। किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का भी उपहास नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहानी का उद्देश्य यह प्रकट करना है कि देश के छोटे छोटे बच्चे बूढ़े कभी सभी में भी देशभक्ति की भावना होती है, और यह भावना समय समय पर सब अपने तरीकों से प्रकट भी करते हैं। किसी के छोटे प्रयास को हंसी में न उड़ाएं, उसकी भावना को समझते हुए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उद्देश्य है कहानी लिखने का।
अब देखते हैं नेताजी की जो चश्मा कहानी का है, नेताजी का चश्मा शीर्षक की सार्थकता की बात करते हैं कि कहाँ तक यह शीर्षक या नाम कहाँ तक सार्थक है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप बस एक बार देख करके जाइएगा वीडियो को, आखिरी शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर आखिर तक नहीं देखेंगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, इनको बताने का रीज़न सिर्फ इतना है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहें, आपकी नज़र से होकर के गुजरेंगी, तो चीज़ों को आसानी से आप लिख पाएंगे। आप बस एक बार पढ़ करके जाइए, ध्यान रखिएगा कि हमने किस कहानी में कैसे क्या पढ़ा था, है ना? एक बार सीक्वेंस में ज़रूर देखिएगा, ताकि परीक्षा में आप अच्छा कर पाएँ। तो नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश कर डालते हैं। नामकरण में शीर्षक की सार्थकता की, जो ये नाम दिया गया नेताजी का चश्मा, कहाँ तक सार्थक है। तो नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके चश्मा, इन दोनों पर ही ये कहानी आधारित है। ये दोनों साथ साथ इसके चलते रहते हैं। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होना, उसमें चश्मे की अनुपस्थिति, कैप्टन मूर्ति को चश्मा पहनाता है, समय समय पर चश्मे का फ्रेम बदलता रहता है, कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा दिखाई देना, ये सारी घटनाएं अत्यंत मनोरंजक तरीके से पाठकों को चश्मे के साथ जोड़ करके रखती हैं। कहानी में लेखक ने नेताजी के चश्मे के माध्यम से देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। हालदार साहब को काम के सिलसिले में जिस कस्बे से गुजरना पड़ता था, उसके मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति, उस मूर्ति पर आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होकर सचमुच का चश्मा लगा हुआ था। यही कारण था कि हालदार साहब मूर्ति की ओर आकर्षित होते थे। चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की आंखों पर चश्मा न देखकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ था। कहानी के अंत में नेताजी की आंखों पर चरकंडे का चश्मा बना हुआ देख करके हालदार साहब बहुत खुश भी हो जाते हैं। आज़ाद देशभक्ति जीवित है, ऐसा उनको समझ में आता है। और अंततः कहा जा सकता है कि ये शीर्षक जो नेताजी का चश्मा है पूर्णतः सार्थक, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक बात भी चश्मा से शुरू होती है और समाप्त भी नेताजी के चश्मे पे बात होती है। इसलिए कहानी का अगर कोई नाम दिया जा सकता था तो यही दिया जा सकता था, नेताजी का चश्मा। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। आप उद्देश्य और मूल भाव लगभग एक जैसा समझ सकते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जो देशभक्ति, त्याग, बलिदान के भावों को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए और हमेशा इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी का मूल भाव यह है कि देश के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सभी में देशभक्ति की भावना होनी होती है और यह भावना समय समय पर अपने तरीकों से वो लोग प्रकट भी करते रहते हैं। किसी के छोटे छोटे प्रयासों को भी हंसी में न उड़ाएं, उनकी भावना को समझें, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करेंगे कहानी में पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। खांसी आ रही थोड़ा सा, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सवाल से जुड़ते रहिएगा। जो सवाल पढ़ रहे हैं उत्तर सवाल से मिलता जुलता होना चाहिए। लिखने का तरीका सबसे सटीक यही होता है। प्रश्न को पढ़ो और प्रश्न में जो मांगा जा रहा है प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर दे दीजिए। जैसे कोई आपसे पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या, तो आपको पूरा बात बताना पड़ेगा, मेरे पिताजी का नाम ये है, ऐसे ना। तो ये नहीं कहते हो खाली अपना उनका नाम बता दो, ऐसे नहीं, पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से उत्तर भी हमें उसी तरीके से लिखना होता है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, एक सवाल बनेगा। तो सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव, श्रद्धा का भाव था। दूसरा, वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश के उससे उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता था, है ना, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहा करते थे। इस बात को मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप जरूर नहीं कि पॉइंट्स में लिखे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि
सेनानी न होते हुए भी कैप्टन चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी से अगाध प्रेम था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकता था। उसके मन में देश के लिए, देश के क्रांतिकारियों के लिए वही भावना थी जो एक देशभक्त यानी कि जो बॉर्डर पर काम करने वाला सैनिक है, बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाला जो सैनिक है, उसके मन में जो देश के प्रति सम्मान की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, वही भावना कैप्टन चश्मे वाले के मन में थी। इसीलिए लोग उसको कैप्टन चश्मे वाले के नाम से पुकारते थे। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल कहता है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मैंने पान वाले के बारे में, रेखा चित्र का मतलब होता है शब्दों के द्वारा उसका चित्र उपस्थित कर देना, उसको रेखा चित्र कहते हैं। तो पान वाले के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि उसका चित्र सामने आ जाए। तो देखिएगा, पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें किया करता था। वह स्वभाव से खुशमिजाज, काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्तीसी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने में नहीं चूकता है, यानी बोलने में बड़ा होशियार है, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह जाया करता है। अगला सवाल, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पगल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो उत्तर देखिएगा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। वह इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों के द्वारा से भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देशभक्ति का भाव प्रदर्शित करता है। लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा उन्हें प्रगाढ़ प्रेम भी करता है। प्रेम कह लीजिएगा, ठीक है ना। ये उस भावना को प्रगाढ़ भी करता है ना। देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा उसे प्रगाढ़, उसे यहाँ पर लिख देना तो उसे हो जाएगा, उसे प्रगाढ़ भी करता है ना, और गाढ़ी करता है। अगला सवाल, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। भाई जब देखा नहीं था, उसने बताया कैप्टन चश्मे वाले ने ये सब काम किया है। अब कैप्टन है तो उस हिसाब से वो सोच रहे होंगे कि कोई बढ़िया घर का आदमी होगा, सूट बूट पहन के एकदम चश्मा लगा के कैप लगा करके आता होगा, है ना। कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन के साथ को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व तो फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कदकाठी का, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रौबीला, घनी मूछों वाला होगा। अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा ही दिखाई देता होगा, ऐसा उन्होंने सोच रखा हो। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली के भाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उसे दूसरा बिठा दिया। अब क्या है, मानक हिंदी में इस बात को स्पष्ट करना, लिखना है। तो मान लो कोई ग्राहक आ गया, ये जो लिखा है मान लो कोई ग्राहक आ गया, इसको लिखेंगे मान लो कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं जिस खड़ी बोली में, उसमें लिखना है। उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, इसलिए उसे चौड़ा चौखट चाहिए, चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब उसको शुद्ध करके लिखना है बस। अगला सवाल, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। तो एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज, बोधगम्य बनती है। वह अधिक से अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ समय में ही ये शब्द उस भाषा के अंग बनकर रह जाते हैं। अगला सवाल,
नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवा दिया जाए, ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पढ़ सके और वह उनसे कुछ प्रेरणा ले सके। अगला सवाल, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं लड़के लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। ऐसे लिखेंगे उत्तर। मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंपना पड़ा? तो मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारी ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत अधिक समय ले लिया था, समय बचा नहीं था। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले मूर्ति बनाने का काम कर लेना चाहते थे, और चूंकि ड्राइंग मास्टर ने दावा भी किया था कि मैं बहुत जल्दी मूर्ति बनाकर दे दूंगा, इसलिए जल्दबाजी में इसे ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया। नगरपालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? तो नगरपालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगरपालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफी समय निकाल दिया। उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। इसके अलावा उन्हें मूर्ति के लिए उपलब्ध बजट भी कम दिखाई दे रहा था क्योंकि तमाम तो वो लोग आपस में ही खर्च कर लेते हैं। अगला सवाल कि नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। कस्बे की हृदय स्थली चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी हुई इस मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? तो नेताजी की मूर्ति सुंदर थी, वह अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध हो रही थी। उसे देखते ही नेताजी के द्वारा किए गए कार्य याद आने लगते थे। परंतु इस मूर्ति में जो कमी खटकती थी वह थी मूर्ति पर चश्मा का न होना। चश्मा न होने से नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा लगने लगता था। मूर्ति की कमी को कौन और किस तरह पूरा करने का प्रयास करता था? तो नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन थी, इससे उनका व्यक्तित्व अपूर्ण सा लगता था। इस कमी को पूरा करने का प्रयास कैप्टन चश्मे वाला करता था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। इस प्रकार वह मूर्ति की कमी और नेताजी के व्यक्तित्व की अपूर्णता को भरने का प्रयास करता था। मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहा हूँ बिना किसी लगाव लपेट के, तो आपको बस इसको सुनते रहना, समझ कर के कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को नोट डाउन करके लिखने का प्रयास करें। कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? तो कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल लगड़ा सा व्यक्ति था जो हाथ में चंदूकची और एक हाथ में चश्मे, यहाँ ये शब्द गलत लिख गया है है ना, एक बांस की डंडी थी ना, उसमें चश्मे का फ्रेम टांगे घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या कोई सिपाही होगा और उसके शारीरिक बनावट भी वैसे ही होगी, है ना, रोबीला शरीर होगा, एकदम से बलिष्ठ व्यक्तित्व होगा। लेकिन ऐसा उसे देख करके कुछ भी नहीं मिला। अगला, कैप्टन मूर्ति वाले के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल देता था, यह सवाल है। तो उत्तर देखेंगे, कैप्टन देशभक्त, शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर दुखी हो जाता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर जब किसी ग्राहक के द्वारा वैसे ही चश्मे की फरमाइश की जाती थी कि मुझे ऐसे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह नेताजी की मूर्ति पर से उस चश्मे को क्षमा याचना करते हुए उतार लेता था और उसे दे देता था कि भैया तुम ले लो। और चूंकि वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे की नहीं देखना चाहता था, तो अगले दिन उसी समय वह दूसरा चश्मा उसकी मूर्ति पर लगा देता था।
अगला देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया। तो नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों को, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, उसको राष्ट्र के प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से, अपने अपने व्यवहार के अनुसार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई जान देने जा रहा है तो तुम भी जाकर बम फोड़कर फट जाओ। दूसरे तरीके से भी आप देशभक्ति देखिए, जैसे देश का कल्याण हो वही काम देशभक्ति का कहलाता है। तो सवाल अगला आता है, क्षम्यताम, अगला सवाल है, हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था, इसे आप कितना उचित समझते हैं। तो हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र ही है। भले उसके पास साधन कम है, लेकिन फिर भी वह इतना देशभक्त है कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता है। और उसका यह काम रंग भी लाता है आखिर में, कि जब बच्चों के मन में भी ये बात आ जाती है कि नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, तो जब कैप्टन चश्मा नहीं रहता है, मर जाता है, तो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बच्चों को भी पसंद नहीं आती और बच्चे उस पर सरकंडे की लकड़ियों से बना हुआ चश्मे का फ्रेम लगा देते हैं। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है। तो बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश के प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। कैसे? कैप्टन के प्रयास से उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर सम्मान हमें करते रहना चाहिए। हम बात करेंगे आगे सवालों पर। पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने वर्क बुक के प्रश्नोत्तर नहीं दिए थे मेघाए में। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वर्क बुक के सवाल भी आपको दे देते हैं, जो आपकी वर्क बुक, हालांकि वर्क बुक तो आपने कंप्लीट की होगी, पढ़ा भी होगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वर्क बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, तो उनके लिए भी आप देख लें। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पाठ्य दिया गया है, और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो कस्बे की क्या विशेषता थी? सवाल है, उत्तर होगा कस्बा कुछ बड़ा नहीं था, जिसमें कुछ ही पक्के मकान थे, 2 सिनेमा, अब ओपन एयर सिनेमा घर कह सकते हो आप, लड़के लड़कियों के स्कूल हुआ करते थे, और सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। अब चूंकि कस्बा था तो वहां एक नगर पालिका थी। ये आप उत्तर लिख देना। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो नगर पालिका भी कुछ न कुछ कराती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब खाना बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करते थे। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई, काम किससे सौंपा गया और क्यों? तो एक बार नगर पालिका के उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवाई थी। यहाँ चूंकि लिखा हुआ है, आपको लिखना है चूंकि। तो चूंकि बजट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी कि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषता थी? मूर्ति किस चीज की कमी थी बताना है। तो मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की ऊंची मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी, यानी कम उम्र के लग रहे थे, एकदम जवान बनाया गया था, है ना। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से असफल और सराहनीय प्रयास था,
केवल एक चीज की कमी थी, जो देखते ही ये खटकती लिखना है, क्या लिखना है, खटकती, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का बना हुआ नहीं था, सचमुच का फ्रेम वाला चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना दिया गया था। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समझ लीजिएगा, मैंने जो बताया वही लिखना है, ठीक है ना। अगला सवाल आ रहा है। अब ये तो हो गया आपका एक एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अब अगले एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। तो दिया गया है क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हवलदार साहब ने सवाल किया, अब सिपाही ने बताया अरे वो चेंज कर देता है कैप्टन चश्मे वाला। अरे क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, उनके मन में सवाल आता है। अब यहाँ से जो सवाल बन रहे हैं देखिए कि पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया। उत्तर होगा, उसने बताया कि जब कोई ग्राहक को मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा, वो चाहिए, तो कैप्टन दूसरा कहाँ से लाएगा। इसलिए कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम उतार कर उसे उस ग्राहक को दे देता है और वहां दूसरा फ्रेम लगा देता है। पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को यह बात समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, उन्हें क्यों सचमुच वाले फ्रेम पहनाए जाते हैं जो बार बार बदलने पड़े। पान वाले ने हालदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया, उसका उत्तर उसके लिए तथा साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था। पान वाले ने हालदार साहब की बात सुनकर आंखों में मुस्कुराए और कहा कि मुस्कुराया लिखना, और कहा मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति बनाए और चश्मा ना बनाए। तो मूर्ति वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए। हालदार साहब ने सोचा, बेचारे महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, या यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में कि और ज्यादा साफ कर दे, इसके चक्कर में टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट करने को सोचा होगा और किया भी होगा तो निकल गया होगा। ये सारी बातें हालदार साहब के मन में उस मूर्ति वाले के बारे में आई थी। तो संकेत 3 देखिएगा, एक्सट्रैक्ट जो 3 है। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर ले, फोटो तो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों। तो हालदार साहब के पूछने पर कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, इस बात पर पान वाले ने कहा, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। हालदार साहब को पान वाले की यही बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। उनको लग रहा था कि वो मजाक उड़ा रहा है। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोच करके बताइए, आपको लिखना है। तो उत्तर देखिएगा कि चश्मे वाला कभी सेना में नहीं था, ना ही कभी उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वह बेचारा तो खुद अपाहिज था, परंतु नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता था। वह अपनी तरफ से नेताजी को चश्मा लगाता था। यह सब देखकर लगता था कि वह नेताजी का साथी या कैप्टन है, आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। अगला सवाल, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए, चश्मे वाले का परिचय दीजिए। तो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक रह गए क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, वह हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर ठंगे चश्मे के फ्रेम लेकर के घूमता रहता था। इसके लिए वह इनके लिए अपनी दुकान भी, उसके पास अपनी दुकान भी नहीं थी। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। वह अपने चश्मे बेचने के साथ साथ देशभक्ति
देशभक्त भी था, इसलिए बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा पहना दिया करता था और ग्राहकों की मर्जी के अनुसार इस चश्मे को बदलता भी रहता था। मर्जी के अनुसार चश्मे बदलने का मतलब होता है ग्राहक अगर मांग देता था वो चश्मा तो उसको दे करके दूसरा चश्मा वो नेताजी को पहना देता था। हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उसकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हालदार साहब पान वाले से यह पूछना चाहते थे कि कैप्टन चश्मे वाले का असली नाम क्या है, इसे कैप्टन कहकर क्यों पुकारते हैं? पान वाले ने उनकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ बता दिया था कि अब वह इस फ्रेम और के बारे में और चश्मे वाले के बारे में और बात नहीं करना चाहता है। अगला सवाल, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने के वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उनके मन में बात आ रही थी कि ये तो एक मतलब फौजी पर, एक देशभक्त पर मजाक उड़ा रहा है, उस पर हंस रहा है। ऐसे लोग अगर संसार में रहेंगे तो इस देश का क्या होगा, इस धरती का क्या होगा। सवाल है, उपर्युक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन के द्वारा यह पता चलता है कि अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत लोग अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी हर खुशी को त्याग देते हैं और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके आज़ादी के आंदोलन में भाग ले लिए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश के लिए मर मिटे हैं सब कुछ छोड़ करके। लेकिन आजकल इस प्रकार का कोई करने वाला सोचता है तो लोग उसे देखकर हंसने को तैयार हो जाते हैं। लोग उसकी देशभक्ति पर हंसते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जो हंसने वाले हैं। पहले देश की रक्षा करने के लिए जान शान की बात मानते थे, परंतु आजकल मजबूरी समझते हैं। आजकल लोग उसका मजाक बनाते हैं। पहले लोग देश के लिए अगर मरते थे तो कहते सोचते थे कि हमारा नाम लिया जाएगा युग युग तक। आज अगर कोई ऐसा काम करे तो लोग मुंह कहते हैं अरे बेवकूफ था, मर गया, मरना नहीं चाहिए। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगता था, स्पष्ट कीजिए। तो हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगता था क्योंकि इस कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में चश्मा नहीं था। उस कस्बे के लोग इसे देखकर भी अनदेखा करने देने में लगे हुए थे। लेकिन कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उससे रियल चश्मा पहना दिया और अपने देश के बड़े क्रांतिकारी के प्रति देशभक्ति प्रकट की और चश्मा बेचने वाले पर भी देशभक्ति प्रकट करने के लिए कारण हालदार साहब उसे सच्चा देशभक्त मानते थे। 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे। तो 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में विचार आया कि सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही अपने स्थान पर स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन अब मर गया है। सोचा वहां आज रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये बात मन में आई। चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? तो हालदार साहब 15 दिन बाद जाते समय यह निर्णय कर चुके थे कि उस चौराहे पर नहीं उतरेंगे जहां बिना चश्मे की मूर्ति है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा। फिर गाड़ी से तुरंत कूदकर मूर्ति की ओर जाते हैं और देखते हैं कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ है। बच्चे बना लेते हैं और इसे देखकर हालदार साहब भावुक हो जाते हैं कि अभी भी बच्चों में देशभक्ति मौजूद है। कोई है तो ऐसा जिसमें देशभक्ति की भावना है। तो वीडियो समाप्त हो चुका है। मुझे जो कुछ भी आपको इस चैप्टर से बताना था, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करने थे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अंत तक अगर आपने पढ़ा है तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन ज़रूर है कि अगर वीडियो आपने पढ़ा ही है तो एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक करके जाइए और अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजो जो ICSE बोर्ड कक्षा 9 व 10 में पढ़ रहे हों।
उनके लिए भी हो सकता है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा की दृष्टि से कोशिश हमने की है कि लगभग प्रश्नों को कवर किया जाए, इसलिए थोड़ा शायद आपको टाइम टेकन भी लगेगा, बड़ा भी लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।